हेलो। आज की हम वीडियो में बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है यूनिट। आज हम लास्ट स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। बाकी सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी। प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, बिल्कुल सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएगी, एक एक करके सारी वीडियोस है उसमें। तो एचएनएम की प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए वीडियोस, क्योंकि ये प्लेलिस्ट सिर्फ आपके लिए बना रखी है। तो आपको ही बेनिफिट होगा, जो आप देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो बीकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते कैसे हैं? देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं कि एक जहां पर आपने देखो, आप सब कुछ कर लिया, आपने अब बंदे को रिक्रूट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमने रिक्रूटमेंट समझा था। फिर आपने बंदे को रिक्रूटमेंट के बाद सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन समझा हमने। सिलेक्शन के बाद हमने उसको प्लेसमेंट कर दी, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो गया। प्लेसमेंट होगी, इंडक्शन होगी उसकी। फिर हमने ट्रेनिंग समझा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब उसकी ट्रेनिंग भी करवा दी। अब क्या करे? अब उसका काम चेक करना पड़ेगा ना। अब वो काम करने लग गया, अब उसको काम चेक करे ना करे। अगर हम काम ही चेक नहीं करेंगे तो बंदा क्या ग्रो कर पाएगा? क्योंकि कुछ भी ग्रोथ के लिए आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी। अब उसकी मेजरमेंट करेंगे परफॉर्मेंस को, उसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है। तो परफॉर्मेंस मतलब सिस्टमेटिक इवोल्यूशन, ये समझना, मेजरमेंट करना ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, ताकि हम उसे समझ सके कि क्या बंदे में दम है, कि ताकि वो फर्दर ग्रोथ कर पाएगा, उसकी डेवलपमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जनरली डन इन सिस्टमेटिक वे, सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। जैसे सबसे पहले सुपरवाइजर जो होते हैं वो मेजर करते हैं पे ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को कितना हम सैलरी दे रही है, उसको कंपेयर करते हैं टारगेट्स और प्लान्स के साथ। ठीक है। कि एम्प्लॉय जो है, जो एम्प्लॉय को कहा गया था, वो काम पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जो टारगेट दिए गए थे उसे, उस हिसाब से उसको कितना पे मिल रहा है। ठीक है। क्या वो भैया जिस हिसाब से भैया वो टारगेट उसको दिया गया था, हमने कहा था देखो तेरा टारगेट ये है, तुझे 4,000 यूनिट्स सेल करनी है, उसके हिसाब से तेरा पे ये है, उसके हिसाब से तेरा 1 लाख में मिलेगा। अब वो 4,000 यूनिट तो सेल कर ही नहीं पा रहा, कर रहा है सिर्फ 1,000, तो फिर उसको बदलना पड़ेगा नहीं बदलना पड़ेगा? ये परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि उसको सिर्फ प्रमोशन करवाने के लिए मेजर करना, बल्कि डिमोशन भी हो सकता है उससे। मेजर करना। ठीक है। पे ऑफ एम्प्लॉय एंड कंपेयर इट विद टारगेट्स, क्या टारगेट के हिसाब से उसको पैसे मिल रहे हैं? नहीं। अगर टारगेट अचीव वैसे नहीं कर पा रहा तो उसको या तो बढ़ाओ या घटाओ। अगर वो बढ़िया कर पा रहा है, मान लो बढ़िया कर पा रहा है, 4,000 यूनिट कहा था, 8,000 बना रहा है, तो भाई बढ़ाओ सैलरी उसकी, बढ़ाओ सैलरी ना। ये चीज है। सुपरवाइजर एनालाइजेज द फैक्टर बिहाइंड वर्क परफॉर्मेंस होती है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो वर्क परफॉर्मेंस को इफेक्ट डालते हैं? यानी कि जो काम करता है, वो बेसिकली वो काम कर रहा है तो उसके हिसाब से वो क्यों कर पा रहा है, उसके वो फैक्टर क्या क्या है। क्या वर्किंग कंडीशन काफी अच्छी है, उसको मेजर करना कि वर्किंग कंडीशन कैसी है उसके काम करते हुए। उसके साथ उसके जो कलीग्स है वो कैसे है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं बिहाइंड द परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस, जो वर्क परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉय की, उसके फैक्टर एनालाइज करना, उसकी परफॉर्मेंस क्यों होती है, वो उसके बिहाइंड फैक्टर को एनालाइज करके तभी तो उसको परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएंगे। मान लो कि वर्किंग कंडीशन खराब है, अगर वो समझेगे ही नहीं तो कैसे आप ठीक कर पाओगे उसकी वर्किंग कंडीशन? तो इसलिए वर्क परफॉर्मेंस जो रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स है उसको इफेक्ट होते हैं एम्प्लॉय को, वो समझना, ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही हिस्सा है। एम्प्लॉयर्स आर इन पोजीशन टू गाइड द एम्प्लॉय फॉर बेटर परफॉर्मेंस, यहाँ पर हम उसके बाद गाइड करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एनालाइज कर दिया, अब समझ लिया परफॉर्मेंस को, अब ये गाइड भी करना पड़ेगा ना, ताकि वो फ्यूचर बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। तो ये तरीके होते हैं, सिस्टमेटिक तरीके। ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करा जाता है? तो सिंपल सी बात है यार। परफॉर्मेंस अप्रेजल करा जाएगा, देखो मैंने कुछ ऐसे बताया, पे पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था? कि जो पे है एम्प्लॉय का, वो बेसिकली कंपेयर करना टारगेट के साथ। तो वही चीज है, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ताकि हम कंपनसेशन अब बना सके कि कितना कंपनसेशन पैकेज बनाना है, वे स्ट्रक्चर क्या रखना है, सैलरी बढ़ानी है, सैलरी राइजेस रेजेस या घटानी है, ये चीज होती है। और टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ एम्प्लॉय टू प्लेस द राइट मैन ऑन राइट।
ये भी देखना कि क्या बंदा परफॉर्म कर भी पा रहा है नहीं कर पा रहा भैया, क्या वो परफॉर्मेंस दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ताकि हम राइट मैन को रख सके राइट जॉब। क्योंकि ये देखना जरूरी है ना कि वर्क परफॉर्मेंस फैक्टर क्या क्या है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस उसकी इफेक्ट क्यों हो रही है, क्या वो उस वर्क परफॉर्मेंस पे मतलब जो फैक्टर्स है जैसे वर्किंग कंडीशन है उस पर काम कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ताकि हम फ्यूचर में भी सही बंदा ला सकते हैं, टू मेंटेन एन एसेस पोटेंशियल प्रेजेंट इन अ पर्सन, कि आज में उसके बंदे में दम कितना है पर्सन में, ताकि फ्यूचर में इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत समझना जरूरी है ना। फिर फीडबैक देना उसको, क्योंकि गाइड करके उसको फीडबैक देना कि भाई देख तेरे में ये कमी है, ठीक कर इसे। और टू सर्व एज अ बेसिस फॉर इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग हैबिट्स, ताकि हम उसको ये भी देख सके कि उसकी जो वर्किंग हैबिट्स है एम्प्लॉय की, वो उसकी इन्फ्लुएंस हो सके, ताकि हम उसको अच्छा करवा सके, तो उसका काम करने का तरीका उसका अच्छा कर सके, उसको रिव्यू करना, रिटेन करना, प्रमोशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम। वही है ना कि भाई इसका रिव्यू करके ताकि हम प्रमोशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आगे करवा सके अच्छे से। अगर हम उसको रिव्यू नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वही चीज है कि घुमा फिरा के सारे पॉइंट वही निकले हुए कि कंपनसेशन बनाना, फ्यूचर में कंपनसेशन कितनी देनी है, स्ट्रेंथ वीकनेस की मिलेगी पता चल जाए, उसमें दम कितना है, ग्रोथ कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, ये सब चीजें। प्रोसेस समझे, अगर प्रोसेस करते कैसे है ये बहुत समझना जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स है। देखो पहले तो आपको स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब एक क्राइटेरिया, टारगेट, कि भाई किस बेसिस पे आपको अप्रेजल करेंगे। एक कोई होना तो चाहिए ना, कंपेयर किससे करेंगे। कंपेयर करने के लिए आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, अच्छा इससे करेंगे, ये टारगेट मेरी परफॉर्मेंस थी, मतलब मेरी टारगेट परफॉर्मेंस मेरे को इतनी चाहिए एम्प्लॉय से, इतनी नहीं आ पाई, तभी तो कहेंगे ना कि अप्रेजल किसे कहते हैं। कंपेयर करने के लिए आपको कोई टारगेट पहले बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, फिर कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों को कि भाई देखो तुम्हें ये काम करना है, फिर मेजर करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे और फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे। ये तरीका होता है। तो देखो पहला वो ये कि एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो पहला काम क्या है कि स्टैंडर्ड्स बनाना। स्टैंडर्ड मतलब एक क्राइटेरिया, एक फिक्स्ड एक काम जो आपको एक्सपेक्टेड है आपसे, कि आपको इतना काम करना है, ताकि हम कंपेयर कर सके एक्चुअल से। मान लो कि आपको 4,000 यूनिट बनानी है, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। अब तभी तो कंपेयर कर पाएगा ना, अगर ये बनाए ना स्टैंडर्ड तो कंपेयर कैसे करेंगे कि आपने इतना सोचा था आपने इतना नहीं करा। तो इससे आप जज कर सकते हो, ये क्राइटेरिया है टू जज परफॉर्मेंस, तक क्या वो सक्सेसफुल हुआ क्या अनसक्सेसफुल हुआ। समझ लो बात को, ताकि वो गणेश गोल पे अचीव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो स्टैंडर्ड बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो कि हाँ भाई देखो 4,000 यूनिट्स है, मेजरमेंट हो, अंडरस्टैंडेबल हो। मेजरेबल होना चाहिए ना, कि यूनिट्स में होना चाहिए, मतलब कोई नंबर में होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल भी समझ भी आए। तो ये सब चीजों से आप चलो। तो उसके बाद कम्युनिकेट करना, बना दो दिए स्टैंडर्ड, अब हर एक एम्प्लॉय को बताना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, बताना, एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करके रखना। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपने देखी होगी जो बताते नहीं है, आपको एम्प्लॉय को रख लिया, बताते ही नहीं है कि आपसे काम करना कितना है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, कुछ बताते ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसको वो तभी तो समझ सके कि उसका रोल क्या है, अब वो करना क्या है, उसे व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, उसे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है। तो ये चीज मतलब बताना बहुत जरूरी है यार, वो तभी तो काम करेगा अच्छे से। ये चीज है, ताकि वही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द स्टैंडर्ड्स कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड, स्टैंडर्ड को कभी कभार चेंज भी करा जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर नहीं है। रेलिवेंट फीडबैक के हिसाब से इम्प्लॉई, मान लो इम्प्लॉई के हिसाब से इम्प्लॉई बड़ा कच्चा है अभी, आपने बहुत बड़ा स्टैंडर्ड दे दिया 4 यूनिट बेचनी है, वो कहेगा कि भाई मेरा मैं नहीं बेच सकता, इसको कम करो, 3,000 करो। तो कर सकता है वो। तो अब आपने कम्युनिकेट कर दिया, अब हम उसके मेजरमेंट कर पाएंगे। अब हम अगला स्टेप होता है मेजरमेंट करना। तो ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि मेजरमेंट करना ही सबसे दिक्कत है, कि उसने वर्क डन कितना किया स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, अब उसको कंपेयर करेगी। ये बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि साल भर में मेजर करेंगे या महीने में करेंगे, ये कंटिन्यूस मेजर करना पड़ता है, जिसमें हम मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को थ्रू आउट द ईयर। ये स्टेज पे आपको केयरफुल सिलेक्शन होता है, अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट, कैसे मेजरमेंट करनी है उसकी एक अप्रोप्रिएट टेक्निक बनानी पड़ती है। पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल बायस कैसे होते हैं कि मान लो एक बंदा है, जहां पर बंदा आपस में बायसनेस यानी कि दखल आ जाती है उसके बीच में, तो वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो बंदा अगर कोई अगर परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है ना, उसके वो बायस हो सकता है कि यार ये बंदा बढ़िया कर रहा है,
और ये बंदा घटिया कर रहा है। ये बायसनेस अगर कोई बंदा मेजरमेंट कर रहा है, मान लो मैनेजर कर रहा है, तो यहाँ पर बायसनेस आ सकती है, क्योंकि वो अपने हिसाब से बोल सकता है कि उसके, मान लो कि ये दोस्त, इसका ये एम्प्लॉय दोस्त है बहुत अच्छा, तो वो कह देगा ये बढ़िया कर रहा है, ये बेकार कर रहा है। तो इसलिए वो कह रहा है कि पर्सनल बायस नहीं आना चाहिए इस प्रोसेस में। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट रेदर देन इंटरफेयरिंग। ऐसा भी ना हो कि एम्प्लॉय के ऊपर मुंह उठा के खड़ा रहे एक बंदा मैनेजर। इंटरफेयरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेजरमेंट टेक्निक होती है अलग अलग। आप बहुत सारे, आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी मेजरमेंट कर सकते हो, या फिर कोई आप मेजरमेंट बंदा रख के भी कर सकते हो। तो वो जैसे मर्जी आप करो। उसके बाद मेजरमेंट कर ली तो कंपेयर करो। फिर आप कंपेयर करोगे कि एक्चुअल एक्चुअल के साथ कंपेयर करोगे कि यार 4,000 यूनिट कहा था, बनी सिर्फ 3,000 है। क्यों बनी 3,000? अब हम मेजर कर सकते हैं ना, क्योंकि मेजरमेंट के लिए आपको स्टैंडर्ड चाहिए कि अच्छा भाई 4,000 कहा था, बनी है तेरे 3,000। अब हम कंपेयर करेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो कंपेरिजन से आपको डेविएशन आ जाएगी। डेविएशन मतलब कमियां, डेविएशन मतलब वेरिएशन। वेरिएशन आप समझ में आएगा कि अच्छा 1,000 यूनिट्स कम बनी है या ज्यादा बन गई है। ज्यादा भी बन सकती है, जो थोड़ी है कि 3,000 बनी, मान लो 5,000 बन गई। अच्छा 1,000 ज्यादा बनी है। अब हम समझ सकते हैं कि ज्यादा क्यों बनी है। ज्यादा बनी है तो आप फ्यूचर में ज्यादा और बना सकते हैं, ताकि हम रीजन पता अगर पता हो। अगर कम बनी है तो क्यों कम बनी है, ताकि हम रीजन फाइंड आउट कर सकें। तो उसकी वजह से हम रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि नेगेटिव अगर डेविएशन है तो क्यों है, पॉजिटिव है तो क्यों है। तो इसमें रिकॉलिंग होता है, इवोल्यूटिंग करते हैं डाटा को, परफॉर्मेंस का। हम समझते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, रिकॉल करते हैं, इवोलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा को कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर कंपैरिजन से हमें डिस्कसिंग फीडबैक देनी पड़ती है इंप्लॉइज को, 1-to-1 बेसिस पे, कि भाई तुमने ऐसा परफॉर्मेंस की, क्यों करी। अब हम कम्युनिकेट करेंगे और उसको सुनना भी पड़ेगा। तो रिजल्ट को कम्युनिकेट करेंगे, प्रॉब्लम, उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, इंप्रूव करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे विद द एम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि हम एक कंक्लूजन तक पहुंच सके। फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉय को ये ना लगे, उसका मोरल डाउन ना हो जाए, हौसला खराब हो जाए। और परफॉर्मेंस अवेलेबल फीडबैक बाय मैनेजर शुड बी इन सच अ वे, ताकि वो अपनी मिस्टेक को ठीक कर सके। ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि उसको हम डीमोटिवेट कर दें, वो लिखा है, बट नॉट टू डीमोटिवेट। ठीक कर सके परफॉर्मेंस को, मिस्टेक को हम बता सके, और कैसे ठीक कर सकते हैं वो बता सके। और इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी हैंडल वेरी केयरफुली, ताकि उसका कोई इमोशनल आउटबर्स्ट ना हो जाए। कहीं वो ऐसा ना हो कि भाई वो दिल पे ले ले बात को, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ इट इज, समटाइम्स एम्प्लॉय शुड बी प्रिपेयर बिफोर गिविंग देम फीडबैक। कभी कभार एम्प्लॉयज को पहले से प्रिपेयर कर दिया जाता है कि वो पॉजिटिवली उसको मिलने वाला फीडबैक, नेगेटिवली, ताकि उसका एटीट्यूड वैसे ही बन जाए, क्योंकि हमें उसको नाराज नहीं करना है ना। समझ रहे हो बात को। फिर डिसीजन मेकिंग होता है। अब हम डिसीजन लेना जरूरी है ना, अब फीडबैक दे दी उसको, अब करना क्या है फ्यूचर में, फ्यूचर में करना क्या है, दैट इज डिसीजन मेकिंग, यानी कि उसको टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब सही एक्शन कैसे ले, हमने ये तो बता दिया कि देख तेरी परफॉर्मेंस इतनी है, अब ठीक कैसे करे। तो इसलिए यहां पर बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग करते हैं विदाउट एनी बायस। एचआर मैनेजर कोई बायस ना करें कि ये एम्प्लॉय के साथ अच्छा कर रहा है, दूसरे के साथ नहीं। तो डिसीजन मेकिंग बाय एचआर अबाउट एम्प्लॉय रिवार्डिंग, कि अब उसको रिवार्ड करना है, प्रमोशन देनी है अब उसको, कि साल भर में उसने अच्छा परफॉर्म किया, प्रमोशन दे, डिमोशन दे, डिमोशन भी हो सकती है, जो थोड़ी प्रमोशन देंगे, ट्रांसफर करे, सस्पेंड करे, डिसमिसल कर दे। अगर बंदा बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको हटा दो, टर्मिनेट कर दो, डिसमिस कर दो, निकाल दो कंपनी से। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो डिसीजन मेकिंग टेकन बाय एचआर मैनेजर बहुत ही जरूरी है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिजल्ट के साथ। तो अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल का रिजल्ट खराब आया, या ठीक से नहीं आया, बायसनेस होगी, तो एक सही बंदे को भी आप निकाल सकते हो कंपनी से। तो बहुत ही सोच समझ करनी पड़ती है। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए एम्प्लॉय के द्वारा, क्योंकि एम्प्लॉय को हमने पहले ही बता दिया है, देख तेरी ये गलती है। अगर ये बताए ना, डिस्कस करे ना रिजल्ट को, तब एम्प्लॉय आवाज उठाएगा ना मेरे लिए। पहले उसको बता दिया कि देख तेरी ये गलती है, तो तेरी ये गलती से वैसे हम तुझे निकालेंगे, तो उसको गलती समझ में आ गई ना। इसीलिए आई होप ये चीजें अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखते रहिए ऐसे ही। थैंक यू सो मच।